जैसे हमको यहाँ एम लगाना है बीचों बीच, तो अभी आप लोग यहाँ चल रहे हैं, यहाँ क्या होता है भाई? हाइपोथेसिस। सही बताया आपने, कुछ परिकल्पना करना, कुछ मान लेना। जैसे गणित में मान लीजिए, मान लेते हैं ना, तो 10वीं में पढ़े होंगे, 11वीं में, उसी तरह से वो सही है। और क्या होगा नेक्स्ट रिसर्च में? हाइपोथेसिस। बताइए, सोचिए, डिस्कस करते हैं। एजम्पशन हिंदी अंग्रेजी हो गया ना, ठीक है। ये वाला जो था, मैं यहाँ ये मान रहा हूँ कि इंस्टाग्राम ज़्यादा प्रिफर किया जाता है, ज़्यादा पसंद किया जाता है युवाओं में। वो भी कहाँ की युवाओं में? बस्तर की युवाओं में, क्योंकि मेरे स्टडी का जो पॉपुलेशन एरिया है वो है बस्तर। और बस्तर में भी मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा जगदलपुर सिटी या जगदलपुर, क्योंकि रिसर्च हमेशा जब हम करते हैं, स्टडी करते हैं, तो बहुत स्पेसिफिक होता है, एकदम बहुत क्लियर कट होता है। दूसरा डिफाइन करना पड़ेगा यूथ। यूथ कितने साल से कितने साल की एज ग्रुप वालों को हम पॉपुलेशन में लेंगे, ठीक। मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, नहीं तो टाइम मेरा ख़त्म हो जाएगा फिर, है ना। तो इसलिए यहाँ पे मेरा एजम्पशन ये है, हम ये रिसर्चर ये एज्यूम कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडियम्स हैं, उनमें इंस्टाग्राम इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड। अब ये हाइपोथेसिस एजम्पशन हो गया मेरा, इसको मुझे टेस्ट करना है, इसको मुझे पता लगाना है स्टैटिस्टिकली, साइंटिफिकली, कि क्या एक रिसर्चर सही सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, राइट। सो एजम्पशन ये हो गया कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या एक्स जो चल रहा है, और इंस्टा, इन सब में सबसे नंबर 1 पे इंस्टा हो गया, नंबर 2 पे फेसबुक हो गया, नंबर 3 पे यूट्यूब हो गया। ऐसा, दिस इज़ माई मान्यता, एजम्पशन, परिकल्पना। इसी को हमको टेस्ट करना है, ठीक। तो एक ये हो गया। एक सवाल ये दिमाग में आता है, ऐसे ही मेरे दिमाग में है जब मैं ये बना रहा था। कल शाम को ही मुझे पता चला मेरी क्लास है ना। वीकेंड पे मैं बहुत आराम करता हूँ, 3-3, 4-4 मूवीज़ देख डालता हूँ एक ही बार में। हर बात का मतलब है यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ही मजाक के लिए नहीं बता रहा हूँ आपको। वीकेंड पे मैं 3-4 मूवीज़ देख डालता हूँ, सैटरडे संडे को। कोई काम नहीं करता, कहीं लेक्चर लेने नहीं जाता, कहीं कुछ भी नहीं करता, फुल आराम पूरा। क्यों? मूवीज़ कैसे देखते हैं हम सर्च करते हैं यूट्यूब में, सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मूवी, सस्पेंस थ्रिलर वाली मूवी वगैरह कौन सी है। तो जब हम रिसर्च करते हैं, पता लगाते हैं कि कौन सी मूवी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि 2 घंटा 2.5 घंटा अगर हमको मूवी देखनी है, हमारा टाइम बर्बाद ना हो, तो पहले हम रिसर्च करते हैं। सर लास्ट में यहाँ पर प्रेस करते हैं। तो पहले हम रिसर्च करते हैं कि कौन सी मूवी देखें, ठीक। उसके बाद थोड़ा बहुत देख लेते हैं, पता कर लेते हैं, फिर मूवी देखने बैठते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 2, मुझे मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, मेरा बजट है 20,000 रुपया, तो मैं रिसर्च करूँगा ना। या हम लोग करते हैं कि कौन सा मोबाइल ख़रीदें। वो आजकल आता है ना हेडफोन, वायरलेस तो हट गया अभी, ये TWS वाला हो गया, है ना। मैं तो फाइनली नहीं कर पाया रिसर्च करके अभी तक, कितना महीना हो गया। स्मार्ट वॉच होता है ना, स्मार्ट वॉच कौन सा ख़रीदें। ऑल दीज आर वेरियस काइंड्स ऑफ रिसर्च जो हम करते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे? अमेज़ॉन पे जाएंगे, उसमें रिव्यूज़ देखेंगे, स्टार मार्क कितना है, इसको कितना रेटिंग मिला है, कितने लोगों ने ख़रीदा है, प्रोज कॉन्स देखेंगे, पूरा रिसर्च करेंगे। इज़ इट ए रिसर्च और नॉट? रिसर्च है, ठीक है। मैं कहता हूँ इस रिसर्च पे क्वेश्चन मार्क है। मतलब शोध जो रिसर्च होता है, उसके सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण, मतलब अभी तक तो जो क्लास किया उसके बेस पे ये प्रश्न बनता है कि रिसर्च में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है। 2 एग्जाम्पल लिया, एक मूवी देखने, सेलेक्ट करना मूवी, दूसरा मोबाइल फ़ोन या ईयरबड्स या XYZ कुछ भी हम ख़रीदते हैं तो हम रिसर्च करते हैं, हम पता लगाते हैं पहले से हर चीज़ के बारे में। उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि हमें ये चीज़ परचेज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जितना पैसा लगा रहे हैं उसका हमें वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी एक तरह की रिसर्च है।
बट ये रिसर्च हमारी सही में एक्चुअल ओरिजिनल रिसर्च कब होगी बताइए? जब हमारा ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल हो जाएगा मैडम। जैसे यहाँ पे मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पसंद कौन कौन करता है, हाथ उठाइए, तो सब हाथ उठा दिए, है ना। अभी फ़ोन ख़रीदना हो, आपको फ़ोन गिफ्ट देना है मुझे, मान लीजिए मैं कहूँ पैसे का मत सोचिए, मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा जो जो यूजीसी नेट क्वालिफाई करेगा। बताओ कौन सा, 1.5 लाख वाला मोबाइल फ़ोन चाहिए कि 1 लाख वाला चाहिए, 50,000, 20,000, 10,000, कितने फ़ोन चाहिए? तो आप कहेंगे सर एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स, है ना। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि हमको पता चल जा रहा है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज साइंटिफिकली उसको हम टेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। दैट इज़ द मोस्ट थिंग इम्पॉर्टेंट। साइंटिफिक रिसर्च में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है साइंटिफिकली टेस्ट करना। साइंटिफिकली टेस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम प्रोसेस जो रिसर्च के सिस्टमैटिक स्टेप्स हैं वो फॉलो करके एक रिज़ल्ट पहुंचते हैं, और उस रिज़ल्ट को जो मैंने रिसर्च किया वही आप अगर रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, तो वही सिमिलर रिज़ल्ट आएगा। सो साइंटिफिकली टेस्टिंग जो है दैट मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो ये तो नॉर्मल स्टडी हो गई ना, नहीं तो हमको टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा, एनकोवा, पीएचडी में तो यही सब करते हैं हम लोग रिसर्च। जब हम लोग पीएचडी करते हैं, आगे रिसर्च करते हैं, तो हम साइंटिफिकली जा कर के कहते हैं। हम ऐसा नहीं करते 10 लोगों से गए, 100 लोगों से गए, पूछे कि भाई बताइए कि सबसे अच्छा आपका सबसे प्रिफर्ड कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो बोल दिया इंस्टाग्राम या बोल दिया फेसबुक। वो सर्वे हो गया एक, वो तो सिर्फ सर्वे हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे XYZ पार्टी के सारे लोग बैठे हैं, अब मैं जाके पूछूँ कौन सी पार्टी को वोट दिया आपने, पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए एग्जांपल है ये, बोलेंगे सर XYZ पार्टी को। तो क्या हुआ, उसको साइंटिफिकली हमको टेस्ट करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा जो हम सैंपल ले रहे हैं। अगर वो सही होता है, साइंटिफिकली प्रूफ होता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बनता है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसका मैं भूल गया हूँ 2H2O क्या होता है, ऐसा कुछ होता है ना, मैं भूल गया, साइंस बहुत पहले पढ़ा था। तो साइंटिफिकली टेस्टिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हाइपोथेसिस में यहाँ पे ये सब भेज दूंगा आपको, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहे हैं टेंटेटिव स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं जो टेंटेटिव, इट इज़ नॉट ए फाइनल स्टेटमेंट, इट इज़ एन एजम्पशन जो आपने कहा, इट इज़ ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंटिफिक साइंस जो होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला, यही हम यहाँ पे भी जो भी रिसर्च करते हैं, सोशल साइंस हो, हम क्योंकि सोशल साइंस के मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, तो एक प्रिसाइज स्टेटमेंट होगा जहाँ पे हम कुछ स्टडी करके समझेंगे कि जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। समझ में नहीं आ रहा होगा ना, बिल्कुल खुल के पूछना है, बिल्कुल, है ना। नहीं आएगा तो ठीक है। हम हमेशा जो वेरिएबल्स जो हमारे स्टडी में, जैसे हमारे इस स्टडी में क्या क्या वेरिएबल्स हैं जो हमने उसमें लिया है, अभी मैं कुछ सोच के नहीं आया हूँ, कुछ प्लान करके रट के नहीं आया हूँ। ऑल दीज आर कमिंग इंस्टेंट, तुरंत का तुरंत हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अभी हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स होंगे रिसर्च में, जैसे यूथ एज ग्रुप एक वेरिएबल है कि 20 साल का जो पर्सन है उसकी चॉइस अलग हो सकती है। एज इज ए कंटिन्यूस वेरिएबल, वो कंटिन्यू लगातार बढ़ती रहती है। उम्र एज जो होती है, कोई 22 का होगा, कोई 23 का होगा, 24 का होगा, 25 का होगा, 30 का होगा। 30 साल, अगर 18 साल से 30 साल को हम यूथ कह रहे हैं, युवा डिफाइन कर रहे हैं अपनी स्टडी में, तो ये एक वेरिएबल है। दूसरा क्या होगा, एजुकेशन, कौन कितना पढ़ा लिखा है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एक वेरिएबल हो गया, सामाजिक आर्थिक जो हमारी परिस्थिति हो गई वो एक वेरिएबल, चेंज होती है वो, कोई ज़्यादा संपन्न परिवार से होगा, कोई कम संपन्न परिवार से होगा। अब जो ज़्यादा संपन्न परिवार वाला है वो एप्पल का फ़ोन रख सकता है, पर कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो ऑल दीज आर वेरिएबल्स। अब इनके बीच में कि अगर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ और इनकम भी मेरी ज़्यादा है, तो मेरा सोशल मीडिया का प्रेफरेंस क्या होगा।
इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, वेदर कोरिलेशन करना है कि दोनों के बीच में संबंध क्या है, या फिर हमें जो भी टेस्ट करने हैं काई स्क्वायर टेस्ट, एनोवा टेस्ट से साइंटिफिकली प्रूफ करना है कि कोई संबंध है कि नहीं है। वो चीज़ यहाँ पे हम हाइपोथेसिस में देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सब आपके पास रहेगा, आप इसको देख के पढ़ लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं बाद में। ठीक है, अब ये वेरिएबल्स के बारे में हम बात कर रहे थे, ये सब पढ़ा होगा आपने, है ना। बेसिक चीज़ें हैं ये। एक होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, जब आप स्केल के बारे में पढ़ते हैं, मेजरमेंट स्केल, 4 स्केल होते हैं। नॉमिनल, चलिए आगे देखते ही चलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ये वेरिएबल्स है नॉमिनल मतलब नाम मात्र के लिए, नाम। जैसे क्रिकेट में मैच चलता है तो टी शर्ट में पीछे नंबरिंग दिया रहता है, नाम लिखा रहता है, 0 1 2 XYZ। मेल फीमेल कैटेगरी है एक, तो मेल को 1 करेंगे, फीमेल को 2 करेंगे, या 0 या 1 A B कैसे भी हम असाइन कर सकते हैं एक नंबर, तो दैट इज़ नॉमिनल। ठीक, ऑर्डिनल ऑर्डर, इस क्लास में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स वाले किसका नंबर रहा है पीजी में। जहाँ जितने लोग हैं, अगर मान लीजिए किसी का आया 90%, तो वो फर्स्ट रैंक हो गई उसकी। फिर 89 पॉइंट कुछ हुआ तो वो सेकेंड रैंक हो गई। तो दीज आर इन ऑर्डर, दैट इज़ ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, तो इस तरह से, और फिर इंटरवल और रेशियो, ये 4 तरह के स्केल पे हम डेटा को मेज़र करते हैं। और मेज़र करने के बाद सारा जो रिसर्च होता है वो सब आंकड़ों पर होता है। मतलब आंकड़े ही जो हैं वो मेन आत्मा है किसी भी रिसर्च स्टडी की। बिना आंकड़ों के हम कोई बात नहीं करते हैं, चाहे आंकड़े क्वांटिटेटिव हों, मात्रात्मक हों, या फिर गुणात्मक हों, क्वालिटेटिव हों। हमारा पूरा ऑपरेशन, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, पेशेंट को, मरीज चाहिए उनको ऑपरेशन करना है तो टेबल पे लेटाते हैं ना, तो उनके लिए क्या है, वो एक पेशेंट है। मुन्ना भाई में दिखाया है ना वो, कि मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन करूँगा तो मैं हिल जाऊँगा, पर दूसरे को, उसको सिर्फ बॉडी दिखती है वो। तो हमारा जो सोशल साइंस में रिसर्च हम करते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डेटा। अगर हमने ये समझ लिया कि डेटा कौन से स्केल पे मेजरमेंट हो रहा है, डेटा का प्रकार किस तरह का है, तो फिर हम ये पता लगा लेंगे कि हमें किस तरह का टेस्ट रिसर्च में यूज़ करना है। टी टेस्ट करना है कि काई स्क्वायर टेस्ट करना है, एनोवा करना है, क्या करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चूँकि आज 1 ही घंटा टाइम है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपके डिमांड पे फिर कभी हाजिर हो जाऊँगा। ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग। ये 4 स्केल हैं, इसमें एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया है कि किस तरह से क्या डेटा होगा। जैसे इसमें सबसे पहला वाला जो दिया है यहाँ पे आप देखिए, नॉमिनल, नाम के लिए नाम असाइन करेंगे आप। नंबर 2 ऑर्डिनल, ऑर्डर, रैंक। ठीक है, चॉइस, प्रेफरेंस। थर्ड क्या है, डिस्क्रीट में ये भी क्वांटिटेटिव है, वो क्वालिटेटिव के लिए है, ये क्वांटिटेटिव। आपके यहाँ आए, आपने चाय पिलाई, समोसा खिलाया, पकौड़ी खिलाई, बरसात हो रही है, सर कितना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। मूवी देखने गए सर, बहुत अच्छी लगी। अमेज़ॉन के या फ्लिपकार्ट से अपने प्रोडक्ट मंगाया, सामान मंगाया, उसके बाद वो कहते हैं हमको एक वो दे दीजिए, एक रेटिंग दे दीजिए। जियो का फ़ोन आप रिचार्ज करेंगे या तब एक रेटिंग का आता है कि आप रेटिंग दीजिए। तो ऑल दीज आर क्वालिटेटिव। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटेटिव, हाउ मैनी विजिटर्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन UGC नेट कोचिंग। कितने लोग इनरोल किए, 200 लोगों ने किया। 200 में से 75, 60, 80 लोग जो है रेगुलर आ रहे हैं। ठीक है, इनरोलमेंट 200 हुआ, 200 में से कितने लोगों ने क्वालिफाई किया, 30, 40, 50। समझ रहे हैं आप। सो ऑल दीज आर क्वांटिटेटिव। ठीक, और फिर कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, जैसे हमने एज के बारे में बात की उस तरह का। ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक, एक एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है पर हो सकता है आ जाए कभी, ये डाइकोटमस वेरिएबल्स, यस नो वाले, है ना। क्योंकि नाम ही हमको नहीं पता है तो कई बार हो सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ स्पेशली हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे।
ये बेसिक आपको समझ होनी चाहिए, है ना, कि हाँ या ना वाले जो। आँख का कलर कैसा है, क्वालिटेटिव वेरिएबल है, ठीक है। किसी की आँखें काली होती हैं, ब्राउन होती हैं, ब्लू होती हैं, अलग अलग। सो ऑल दीज आर थिंग्स जो आपके पास में रहेगा, पढ़ लीजिएगा, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। नॉमिनल वेरिएबल्स क्या होते हैं? क्योंकि हमारा जो हाइपोथेसिस टेस्ट होगा वो होगा वेरिएबल्स का, डेटा का टेस्ट हम करते हैं कि वो डेटा क्या साइंटिफिकली जो एजम्पशन है, हाइपोथेसिस ले रहे हैं, उसको हमको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। इसलिए ये हमने वेरिएबल्स का बता दिया है कि नाम मात्र के लिए किसी को नाम असाइन करना, नॉमिनल वेरिएबल्स नाम मात्र के लिए, ठीक है, बेसिक यही है। देन क्वालिटेटिव, कितने सेटिस्फाइड हैं आप। हर सेमेस्टर के एंड में एक फीडबैक भरवाया जाता है ना टीचर्स के बारे में, परफॉर्मेंस में, सब्जेक्ट नॉलेज कितना है, प्रेजेंटेशन का स्किल क्या है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कितना पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं वगैरह। ऑल दीज आर क्वालिटेटिव मेजरमेंट, सो दैट विल कम टू योर क्वालिटेटिव थिंग्स, ठीक। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये अगेन मेज़रमेंट के स्केल को लेके मैंने कई तरह से आपको मतलब बताने की कोशिश की है कि आराम से आप घर में बैठ के एक बार देखें, क्योंकि 1 घंटे में पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार, है ना। तो ये वही चीज़ें हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल में, आई कलर का स्मार्टफोन नाम मात्र के लिए हम उसको असाइन, बस से आ रहे हैं कि कार से आ रहे हैं कि ऑटो से आ रहे हैं, बस वाले को एक नंबर दे देंगे कि ये बस से आए हैं, ये 1 है। मतलब हम सिर्फ पहचान करने के लिए, क्योंकि हम जब रिसर्च करते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टेप में ना, तो हम ऐसे सबके नाम याद नहीं रखते, हम नंबर असाइन कर देते हैं और नंबर से फिर हम कैलकुलेशंस या जो भी एनालिसिस करना होता है वो करते हैं, ठीक। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर मतलब सीक्वेंस, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, सबसे ज़्यादा पसंद, उससे कम पसंद, उससे कम पसंद, तो दैट इज़ ऑर्डिनल, ठीक। ये एक एग्जांपल है। आप कितने पढ़े हैं, एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं ना हम लोग डेमोग्राफिक वाले में जब भी रिसर्च करते हैं। जो लोग नहीं करते हैं कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे सर्वे के फॉर्म आते हैं जिसमें पूछते हैं आप कितने पढ़े हैं, 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, CA, XYZ, जो भी, ऑल दीज आर इन ऑर्डर। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक। ये उसकी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है ये इंटरवल स्केल का, इंटरवल। अब टेम्परेचर का जैसे देखें, इसमें ये बात हो रही है कि 0 डिग्री, टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, माइनस में भी जाता है, ठीक। अगर अभी जगदलपुर का टेम्परेचर 30 डिग्री है फॉर एग्जांपल, 30 डिग्री, और कहीं टेम्परेचर है 60 डिग्री, तो क्या हम कह सकते हैं कि जितना 30 डिग्री जगदलपुर का टेम्परेचर है उसका डबल यहाँ पे इस जगह पे है। तो ये लॉजिकली कंक्लूजन में इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे इंटरवल स्केल में यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं, ग्रेड, IQ या ओपिनियन, तो ये है यही वाला एग्जांपल, ठीक। ये एक तरह से लिकर्ट स्केल होता है, उस पर हम मेज़र करते हैं क्वालिटेटिव चीज़ों को लेकर के, वो यहाँ पे बताने की कोशिश की है। देन रेशियो स्केल, हाइट, इसमें भी वही चीज़ हम कर रहे हैं कि रेशियो में मेज़र कर रहे हैं, माप रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन जो है रिसर्च में हो सकता है कि टाइप ऑफ स्केल के ऊपर, क्योंकि पिछले 15 सालों का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना, 15-20 साल में, तो ये चारों स्केल में से एक क्वेश्चन आ जाता है, तो चांसेस हैं, इसीलिए मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंस डाला हूँ, एम्फेसिस किया हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है
कि कौन कितना पावरफुल है मेजरमेंट के लिए। इसमें ये हो सकता है कि क्वेश्चन में जैसे ये आता है, सबसे पहले है नॉमिनल, ठीक, ये लीस्ट कम है किससे, ऑर्डिनल से, ठीक है, और ऑर्डिनल कम है किससे, इंटरवल, और ये कम है रेशियो से। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट हो गया रेशियो स्केल, सबसे इस पे सारे स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस हम करते हैं। तो एग्जाम में ऐसा दे सकता है ऑप्शंस, विच वन इज द मोस्ट पावरफुल स्केल फॉर मेजरिंग द वेरिएबल्स और डेटा, तो ये अपने को रखना है। ये ग्रेटर देन और ये जो लेस देन, ये साइन हमको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जिसका मुंह खुला रहेगा वो बड़ा रहेगा हमेशा, ये सिंपल तरीका है समझने का, ठीक है। जिसकी तरफ ये रहेगा वो छोटा है, ठीक। तो इसलिए ये यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है, यहाँ पे आपको काम आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या आप कर सकते हैं वो चीज़ें हैं, ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें जैसे दिया है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक डेटा है, उस डेटा को अगर हम प्लॉट करते हैं तो वो किस तरह से ऊपर नीचे जा रहा है या कैसे भी हो रहा है, वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर एक सिंपल एक्सरसाइज किया जाए कि आपकी एज क्या है, अगर उसको हम एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो जो एक ग्राफ बन के आएगा दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किसी की 22 होगी, किसी की 30 होगी, किसी की 25 होगी, किसी की एक्स वाई जेड, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो चारों स्केल में जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। देन कह रहे हैं कि मीडियन, अच्छा एक चीज़ आगे भी है कि मीन मीडियन मोड, ये बहुत कॉमन है, बहुत सिंपल है, आगे हम लोग अभी थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें मीडियन और परसेंटाइल निकालना है, तो नाम के लिए जेंडर मेल और फीमेल, उसमें परसेंटाइल वाला कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए किया है कि अगर फीमेल हैं तो उनको हम कुछ भी नंबर असाइन कर रहे हैं, कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन हाँ, कितने फीमेल हैं और कितने मेल हैं उनका एवरेज निकाला जा सकता है। कि अगर मान लीजिए इस क्लास में अभी 30 लोग हैं, तो 30 में से 20 फीमेल हैं, तो 20 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, ठीक है, तो 66 समथिंग % यहाँ पे फीमेल हैं, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि किस तरह से डेटा को यूज़ करके हम एनालिसिस करते हैं। देन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस एग्जांपल में ये लिया गया है कि एक फर्टिलाइज़र है, बायो फर्टिलाइज़र कोई भी नाम का है, अगर उसको यहाँ गमले में या पेड़ में डालेंगे तो उससे जो पेड़ है, उसकी जो पत्तियाँ हैं, उसके जो फल हैं वो बढ़ने लगेंगे। तो अगर हमें ये चेक करना है कि उस फर्टिलाइज़र का, बायो फर्टिलाइज़र का कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो इसमें दो चीज़ें हैं वेरिएबल को समझाने के लिए। पहला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र चर कौन सा है, जो खाद या दवा हम डाल रहे हैं और उसका प्रभाव जो हो रहा है कि उसकी पत्ती बढ़ रही है, पेड़ बढ़ रहा है, फल दे रहा है, वो प्रभाव है, वो हो गया डिपेंडेंट, आश्रित हो गया, निर्भर हो गया। सो दीज आर अगेन टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स विच आर यूज्ड इन रिसर्च, जो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो हमेशा हमें ये पहचान करना ज़रूरी है कि वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं और उनका किस तरह से रिसर्च में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये भी एक रिसर्च में कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। एग्ज़ाम है कल, अगले दिन जाना है, तो हमें रात भर आराम से रिलैक्स होकर सोना चाहिए, नींद होना चाहिए। अब एक स्टडी कर ली जाए कि जो लोग आराम से सो के जाते हैं, अच्छी नींद लेके जाते हैं एग्ज़ाम देने, उनका क्या परफॉर्मेंस रहता है, और एक लोग वो हैं जो रात भर पढ़ के जाते हैं। ये रिसर्च का टॉपिक विषय हो सकता है। तो नींद जो है
वो स्वतंत्र है। किसी लोगों को टेंशन में नींद ही नहीं आती है और किसी को बहुत ज़्यादा नींद आती है। पहले मुझे बहुत नींद आती थी, अब मुझे मतलब पहले बहुत नींद नहीं आती थी, अब तो बहुत नींद आती है। तो उसका परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा, हमेशा निर्भर करेगा कि आपका माइंड कितना चल रहा है एग्ज़ाम में, है ना। भाई आप एकदम टेंशन फ्री हैं, आपको अच्छे से हर चीज़ याद आ रही, रिकॉल कर पा रहे हैं, तो आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। ठीक, सो दैट इज़ वन एंड अदर एग्जाम्पल। यही चीज़ है, ये एक तरह का स्किल होता है, लीकर्ट स्किल। इसमें इस तरह से हम देखते हैं सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड वगैरह जो भी है। एक सजेशन है, जब कभी हमको मौका मिले इस तरह का भरने का, तो जो सच्चाई फील कर रहे हों वही लिखना चाहिए। ठीक है, ऐसा बनावटी वाला काम नहीं करना चाहिए। ठीक, नाउ हाइपोथेसिस में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत है। जैसे जो हम चाहते हैं टेस्ट करना, सबसे पहले तो ये कि हमारा जो टॉपिक है वो बहुत क्लियर होना चाहिए रिसर्च का, कि हम क्या स्टडी करना चाहते हैं। देन आता है ऑब्जेक्टिव, जो आप लोग बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव क्या हैं हमारे, और बहुत स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हों। उन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से किस तरह का डेटा हमें लगेगा उस रिसर्च को करने के लिए, डेटा के नेचर, स्केल किस पे मेज़र करेंगे, वो पता होने के बाद फिर हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे। मतलब डेटा जो है उसका स्वभाव प्रकृति क्या है, क्या वो पैरामीट्रिक फॉर्म में आएगा या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में। पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं आगे हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जितने टॉपिक्स हम बात कर रहे हैं सब एक एक, दो दो, तीन तीन घंटे की लेक्चर के हैं। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए, हाइपोथेसिस एकदम समझने में एकदम आसान होना चाहिए। टेस्ट कर सकते हैं, अगर कोई एक रिसर्चर ने स्टडी किया, टेस्ट किया है, दूसरा कोई टेस्ट करना चाह रहा है, तो वो भी टेस्ट करके जो रिज़ल्ट आएगा दोनों का सेम आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा उसमें। ठीक है, मेजरेबल होना चाहिए। अब आप कहते हैं सर कस्टमर सेटिस्फेक्शन चेक करना है हमको, कि कस्टमर कितने सेटिस्फाइड हैं, स्टूडेंट कितने सेटिस्फाइड हैं कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस का, या प्लांट का जैसे मेज़रमेंट कर रहे हैं कि हम खाद दे रहे हैं या जो भी चीज़ें दे रहे हैं, या काउंसलिंग का, सोशल वर्क में हम काउंसलिंग की बात करते हैं कि काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। या एजुकेशन में हम बात करते हैं क्लासरूम टीचिंग का, इनोवेटिव वे ऑफ टीचिंग, उसका इम्पैक्ट कुछ पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो हम मापेंगे कैसे कि सही में उसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। हाइपोथेसिस अगर क्लियर है तो चीज़ें आसान हो जाएंगी फिर। सो दीज आर फीचर्स, विशेषता एक हाइपोथेसिस की जो होनी चाहिए। ठीक है, कंटेन एन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, कौन सा कारण है और कौन सा प्रभाव है ये हमें पता होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाइपोथेसिस वही है जो हमने बात की अभी, ये सारी चीज़ें हैं जो एक हाइपोथेसिस को बहुत अच्छा हाइपोथेसिस बनाती हैं। ये सब भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब जनरली हम जो पढ़ते हैं नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये दो हम बेसिक जानते हैं, इसमें सर कुछ नया नहीं है, पर उसके आगे नया बहुत सारा है। ये सारे यूजीसी जब टेस्ट लेगी एनटीए, तो ये नहीं कहेगी बस्तर में है बेचारे, बरसात में है, लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो हम उनको इसमें से क्वेश्चंस ना दें। वो तो क्वेश्चंस पूछेंगे ना, इसलिए हमको एट ए ग्लांस थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस में अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें बात हो रहा है सिंपल हाइपोथेसिस, दो वेरिएबल्स होंगे। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे। अब वेरिएबल्स में क्या है, जैसे हम डिसीजन की बात कर रहे हैं कि मुझे क्यों पसंद है इंस्टाग्राम, या आप लोगों को क्यों पसंद है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का मुझे पिछले 1 साल से लोग कह रहे हैं सर इंस्टाग्राम ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा, मतलब क्यों अच्छा है। अभी फिर मुझे किसी ने कहा इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है। भाई क्यों अच्छा है, उसमें बहुत सारे 3-4 वेरिएबल्स हो सकते हैं। हो सकता है कि बहुत शॉर्ट आप देखते हैं, उसमें कम टाइम लगता है, तुरंत पता चल जाता है इन्फॉर्मेशन, सारे लोग उस पर हैं तो बहुत आसान होता है, मेरे फ्रेंड्स हैं इसलिए हैं, एजुकेटेड लोग पढ़ते हैं, मतलब जो भी इस तरह से। तो देयर में भी कॉम्प्लेक्स वेरियस 2-3-4 वेरिएबल्स हो सकते हैं, और वो हाइपोथेसिस फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है।
ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, पर हमारा मेन नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है जो हम स्टडी में, रिसर्च में मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक, अब नल हाइपोथेसिस क्या है बताइए, बेसिक। चलिए मैं आगे चलता हूँ, नहीं तो अभी 5 बज जाएगा, सर आ जाएंगे फिर। ठीक है, एक होता है पॉपुलेशन पैरामीटर। अब डेटा कलेक्शन में डेटा जो है, एक तो हमने समझ लिया कि मात्रात्मक होता है, क्वांटिटी में, नंबर्स में होगा, और एक होगा क्वालिटी में, अच्छा, बहुत अच्छा, महीने में कितना बार शॉपिंग करने जाते हैं, घर का राशन का लेने जाते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मच यू लाइक, कितना पसंद है आपको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, सेवा, कितने सेटिस्फाइड हैं आप, तो वो क्वालिटेटिव हो गया। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर हम रिसर्च करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करते हैं, एक पॉपुलेशन, उनके पास में जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, या फिर केस स्टडी करते हैं, या फिर उनसे ग्रुप डिस्कशन करते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन, कैसे भी करके क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। और कलेक्ट करने के बाद हम टेस्ट करते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस एज्यूम किया था क्या वो सही है कि नहीं है। जैसे हमारे केस में इंस्टाग्राम वाला, ठीक है, उसका भी मैंने पूरा बना लिया, आई विल शो यू। तो वहाँ चलते हैं। तो नल हाइपोथेसिस में हम ये देखते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये जो नहीं वाला है ना सिस्टम, ये नल हाइपोथेसिस में जाता है मोस्टली। एजुकेशन, कोई अगर पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो उसकी ज़्यादा इनकम होगी। 2 वेरिएबल्स हैं, एजुकेशन, कोई 5वीं पास है, 8वीं 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, पोस्ट डॉक, 2 पीएचडी, तो ऐसा ये एजुकेशन हो गया। और इनकम यहाँ हो गई कि अगर 5वीं पास है तो उसकी इनकम कितना है, 8वीं पास है तो कितनी। तो एजुकेशन, शिक्षा और इनकम, ये 2 वेरिएबल्स हैं, चेंज हो रहा है ये। इन दोनों में क्या संबंध है, तो मैं कहता हूँ कि शिक्षा और इनकम में कोई संबंध नहीं है। ये मेरा एक हाइपोथेसिस हो गया। अब मुझे इसको टेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा नल हाइपोथेसिस होगा उसमें मैं यही कहूँगा कि शिक्षा और आजीविका या इनकम में कोई संबंध नहीं होता। ये मेरा होगा नल हाइपोथेसिस। और इसको मैं टेस्ट करूँगा डेटा कलेक्ट करके, एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करूँगा और वहाँ जाकर पूछूँगा आप कितने पढ़े लिखे हैं और आपकी सालाना इनकम कितनी है, और उसको फिर हम स्टैटिस्टिकली टेस्ट करेंगे। और उसमें अगर स्टैटिस्टिकली प्रूफ होता है कि हाँ दोनों के बीच में संबंध है या नहीं है, तो वो हमारा रिसर्च पूरा साइंटिफिक होगा, जहाँ से हमने शुरू किया था। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब एक होता है पॉपुलेशन, एरिया अंडर ऑब्जर्वेशन या स्टडी। जैसे यूथ की बात हम कर रहे हैं जगदलपुर में, तो जगदलपुर में अगर हम लेते हैं 18 साल से 30 साल, इनको हम कहते हैं युवा। तो 18 से 30 वाले मान लीजिए हमारे पास है 35 लाख, एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, 35 लाख पॉपुलेशन पूरे जगदलपुर या बस्तर मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए जस्ट युवा है। ये हमारे इसमें से हमको सैंपल लेकर के स्टडी करना है, जाके पूछना है कि भाई आपका प्रेफरेंस क्या है, सोशल मीडिया जो आप यूज़ करते हैं कौन सा ज़्यादा आपको प्रेफर्ड है। तो हम 35 से 35 लाख के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, और टाइम बहुत लगेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ठीक है हम 2 से 3,000, 300, 400, 500 जो भी सैंपल हमने लिया, और हम उनसे जाके क्वेश्चनियर फिल कराते हैं, या उनसे जाके बात करते हैं, पूछते हैं पर्सनली, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं, और वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं। तो अब इसमें कह रहे हैं कि वही देयर इज़ नो इफेक्ट इन पॉपुलेशन, नल हाइपोथेसिस। तो हमारा जो हाइपोथेसिस, हमने जो एजम्पशन किया है, उसका पॉपुलेशन के ऊपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पॉपुलेशन जो है, जो युवा हैं, वो जिसको जो फेसबुक चलाना है वो अपना फेसबुक चलाएगा, इंस्टाग्राम चलाना है इंस्टाग्राम यूज़ करेगा, वो उसका कोई प्रभाव नहीं है। और यहाँ पे कह रहे हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में कह रहे हैं नहीं, प्रभाव पड़ता है।
अगर आप एजुकेटेड ज़्यादा हैं तो आपकी इनकम ज़्यादा होगी। वहाँ कह रहे थे नल हाइपोथेसिस में कह रहे थे कि शिक्षा और इनकम दोनों में कोई संबंध नहीं है, पर अल्टरनेट में क्या कह रहे हैं कि होता है, संबंध होता है और उसको चेक करना है साइंटिफिकली। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, इनको आप थोड़ा सा देखिएगा। ये सब बहुत सिंपल है। जहाँ आपको डाउट होगा आप मुझसे, मेरा नंबर है, बोलेंगे तो फिर से मैं आ जाऊँगा और हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पर इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो हाइपोथेसिस सबसे पहले क्या हो गया, हाइपोथेसिस एक एजम्पशन हो गया जो रिसर्चर मान के चल रहा है, जिसको उसे टेस्ट करना है, जिसको उसको पता करना है। हाइपोथेसिस में मोस्टली दो तरह की चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। पहला होता है नल हाइपोथेसिस कि दो वेरिएबल्स या तीन वेरिएबल्स के बीच में कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई एक रिलेशनशिप नहीं है। नहीं वाला जो प्रॉब्लम एस्पेक्ट है वो नल में आता है। अब बात ये है कि ये जो नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, टेस्ट करने हम गए, अगर वो हाइपोथेसिस सही है, हमने जो एज्यूम किया है सही मान के टेस्ट कर रहे हैं और गलती से हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो क्या वो गलती हो गई ना, गलत हो गया, तो यहाँ पे आपका टाइप 1 एरर आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टाइप 1 एरर। अच्छा, इसमें एक दो तीन चीज़ें हैं, इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेके मैंने 4-5 बार इसी को अलग अलग तरीके से लिखा है ताकि आपको समझ में आए। डिसीजन यहाँ पे लेना है नल हाइपोथेसिस। रुकिए एक मिनट, आगे बढ़ता हूँ, बताता हूँ। ये ध्यान से देखिए, इसमें जैसे नल हाइपोथेसिस जो है वो सही है। नल हाइपोथेसिस मतलब ये है कि कोई संबंध नहीं होता है इनकम और एजुकेशन में, ये हमने मान लिया और वो सही निकला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और हम उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। कैसे रिजेक्ट कर रहे हैं, जब हम टेस्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं और गलती से हो गया रिजेक्ट, तो वो हमारा टाइप 1 एरर होगा और उसको हम कहेंगे फॉल्स पॉजिटिव। ये वर्ड हमेशा याद कर लीजिएगा, ये फॉल्स पॉजिटिव और ये फॉल्स निगेटिव। ये एग्ज़ाम में मुझे लगता है एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ठीक, फॉल्स निगेटिव किसे कहते हैं, फॉल्स पॉजिटिव किसे कहते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर अल्फ़ा है तो इसकी 1 माइनस इस अल्फ़ा हो जाती है, जिसको बीटा में यहाँ करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर इस नल हाइपोथेसिस या एजम्पशन जो है सही है, ठीक, और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हमको हमारा जो नल हाइपोथेसिस, हम तो यही मान ही रहे हैं भाई कोई संबंध नहीं है, और ये फॉल्स निकलता है और उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। कोई चीज़ गलत है और हम उसको रिजेक्ट कर दें हाइपोथेसिस को, तो हमारा डिसीजन सही है, करेक्ट डिसीजन है ये। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा बहुत इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखिए। ठीक है, इसमें थोड़ा और इधर आते हैं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है, सही है, हमने सही माना है और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सही है, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा डिसीजन सही है। अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तो टाइप 1 एरर, रिजेक्ट ट्रू नल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस सही था लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। हमने सही मान के स्टडी किया था, डेटा सब सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये टाइप 1 एरर हो जाता है। ये क्वेश्चन बनता है, आया है कई बार, पिछले 20 साल में देखें आप तो। कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहेगा, एकदम सिंपल रहेगा, पर वो जिस लैंग्वेज को लिखते हैं ना, वो कंफ्यूजिंग होता है। तो अगर आपने जड़ पकड़ लिया तो आप हमेशा आंसर कर सकते हैं। और उसी तरह से दूसरा है कि नल हाइपोथेसिस गलत है और हमने उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या हो गया, गलत हो गया, टाइप 2 एरर हो गया, और यहाँ पे करेक्ट डिसीजन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, देखिए एक सेकंड, ये देखिए
नल हाइपोथेसिस हमने जो एज्यूम किया है वो सही है, हमने सही मान के एक माना है कि एजुकेशन, शिक्षा और इनकम, ये बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। जो जितना ज़्यादा एजुकेटेड रहेगा उसकी इनकम उतनी ज़्यादा होगी, इन दोनों में रिलेशनशिप है, ये हमने माना है। फिर हमने क्या किया, हमने आंकड़े कलेक्ट किए, डेटा कलेक्ट किया, उससे साइंटिफिकली हमने टेस्ट किया स्टैटिस्टिकली, और उसमें हमको पता चलता है हाँ ये सही बात है, और हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको जो है रिजेक्ट कर दे रहे हैं, नहीं इससे कोई संबंध नहीं होता, गलती से हो रहा है। स्टैटिस्टिकली प्रूफ हो गया कि रिलेशनशिप है और हम उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा टाइप ऑन एरर, ये फॉल्स यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव। ये जो वर्ड है ना, ये मैं आज देख रहा था तो पहली बार मुझे पता चला कि इसको ऐसे भी बोलते हैं, और एग्ज़ाम में आया हुआ है ये, ठीक है। तो ये फॉल्स पॉजिटिव है। दूसरा, अगर वो गलत है और उसको हम रिजेक्ट कर दें तब हमारा डिसीजन सही है, मतलब हाइपोथेसिस गलत है और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया तो दैट इज़ करेक्ट डिसीजन, हमारा डिसीजन सही है। और सेम इसी तरह से यहाँ है कि वी फेल। अच्छा, एक चीज़ और है, ये अभी आपके लिए नहीं है, बहुत आगे के लिए, कि हम कभी डायरेक्टली ऐसे मना नहीं करते कि ये हाइपोथेसिस गलत है, हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं। जैसे अमेरिका, यूरोप में ना एक चलता है, अगर आप अपनी कॉपी में कुछ भी ना लिखें, एक आध वर्ड भी ऐसे लिख दें अपनी कॉपी में, तो कभी आपको 0 नंबर नहीं देते, वो आपको 1 नंबर दे देंगे, 2 नंबर दे देंगे, लेकिन 0 नंबर कभी नहीं देते। इंडिया में भले दे देते होंगे, क्यों? क्योंकि वो इस बात को वैल्यू करते हैं कि आपने अपना टाइम लगा के एग्ज़ाम गए, पेन से कुछ लिखे वगैरह वगैरह। तो उसी तरह से यहाँ पे हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते, हम ये कहते हैं कि बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, हमारी फेलियर है कि हम उसको जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हम वहाँ यूज़ करते हैं फेल टू रिजेक्ट, फेल टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक। तो यहाँ पे अगर हाइपोथेसिस सही है ना, और हम उसको जो है रिजेक्ट कर दे रहे हैं, रिजेक्ट वाला, तो हमारा डिसीजन सही है। देखिए, ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैं समझ रहा हूँ कि चेहरे देख के, घर में बैठ के एक बार बस दिमाग में सेट करना है कि बात सही है और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा डिसीजन सही है। बात सही है, हाइपोथेसिस सही है, हमने रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर आ गया। दूसरा, अगर नल हाइपोथेसिस गलत है और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया तो हमारा डिसीजन सही है। हाइपोथेसिस जो है वो क्या हो रहा है, इज़ फॉल्स, और हम उसको जो है, यहाँ देख लीजिए 1 मिनट, ये हाइपोथेसिस जो है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, नहीं होगा तो हम लोग फिर से पढ़ लेंगे क्योंकि चीज़ें हैं ये, ठीक है। एक ये क्वेश्चन इससे भी बात है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किसे कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए, मान क्या लेना है, एक्चुअली क्या होता है जब हम कोई दवाई टेस्ट करते हैं या कुछ भी टेस्ट कर रहे हों तो हम ये मान के चलते हैं कितना % चांस होगा कि हम उसको यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया है नई दवाई को 5% चांस रिजेक्ट करना नल हाइपोथेसिस व्हेन एक्चुअली इट इज ट्रू। मैं भेज दूंगा आप लोगों को, पहले एक बार देखिए जस्ट, है ना। देखिए, एक रिसर्चर हैं, वो एक नई दवा बनाए हैं, उस दवा को ट्रायल हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि दवाई सही में काम करती है, लेकिन 5% मान के चलते हैं कि वो दवा काम नहीं करती। 5%, 1%, ऐसा 10% केसेस हो सकते हैं जब वो दवा काम ना करे या प्रॉब्लम हो जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे बात हो रही है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में, कि कितने % हम श्योर हैं कि हमसे गलती नहीं होगी, हमसे गलती नहीं होगी रिजेक्ट करने में नल हाइपोथेसिस को, जब वो सही है। अगर हमने एजम्पशन सही लिया है और हम उसको रिजेक्ट कर दें
तो गलत हो जाएगा डिसीजन और वो टाइप 1 एरर हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ना समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, आपके चेहरे बता रहे हैं, है ना। ठीक है, करते हैं इसको, एक दिन और करते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, हिंदी में मैंने लिखा है कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है, शून्य परिकल्पना है, उसको स्वीकार नहीं करना है कि करना है, उसके बारे में जब हम परीक्षण करते हैं तो वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से किया जाता है। मुझे मालूम था ऐसे ही कुछ होगा, टाइम नहीं रहेगा ऐसा, तो मेरा एजम्पशन सही था और मैंने सही डिसीजन लिया था, इसलिए मैंने एक लाइन हिंदी की डाल दी है। अगर हम रिसर्च करते हैं या कुछ भी स्टडी करते हैं और उसमें जो हमने एजम्पशन, जो मान्यता परिकल्पना ली है, उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना है, हमने सही डिसीजन लिया है कि हमने गलत डिसीजन लिया है, वो हमको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से पता चलता है। एक रिसर्चर पहले ही डिसाइड कर लेता है कि हमें 1% चांस लेना है, 5%, 10%, जो भी, हम कितने परसेंट श्योर होंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हम बात करते हैं कि 95%, 99% हम श्योर होंगे कि ये दवा काम करेगी। ये पेड़ में जो दे रहे हैं हम बाहर से बायोकेमिकल फर्टिलाइज़र, वो काम करेगी, 99% हम श्योर हैं, ठीक। जैसे ऑपरेशन करने जाइए डॉक्टर के पास में, तो क्या होता है, डॉक्टर कहते हैं हमारे यहाँ हमेशा सक्सेसफुल होता है ऑपरेशन, पर बाई चांस आपकी किस्मत ख़राब है तो फेल हो जाएगा ऑपरेशन, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए, लेकिन 99.99% हम सक्सेसफुल होंगे। तो सेम यहाँ पे रिसर्च में हम देखते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने की हैं, एक एक क्लास की, है ना। शॉर्ट में जल्दी जल्दी बताता हूँ। सबसे पहले हम कोई टॉपिक डिसाइड करते हैं, टॉपिक डिसाइड करने के बाद ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव के बाद में फिर हम हाइपोथेसिस जाते हैं, हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस सबसे पहले बनाते हैं और उसको टेस्ट करते हैं स्टैटिस्टिकली। अब उसमें दो तरह से होता है, एक होता है पैरामेट्रिक टेस्ट, दूसरा होता है नॉन पैरामेट्रिक। अब ये जो पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, ये एक क्लास का टॉपिक है, और नॉन पैरामेट्रिक एक क्लास का टॉपिक है, पर फिर भी हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें दो ग्राफ बने हुए हैं, ठीक है। एक इधर का है, अगर हम डेटा को प्लॉट करते हैं और इस तरह से फिगर बनता है, इस तरह से बेल शेप में, घंटी जैसे होती है ना, अगर उस तरह से होती है तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो शब्द है ये एक क्लास का है, सब बहुत लंबे लंबे रिसर्च वाले हैं, पर हमको अभी समझ के अपना काम करना है। तो अगर हमारा डेटा नॉर्मल होता है, नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, एक डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाला। एग्जाम्पल, अगर हम अपनी एज को यहाँ प्लॉट करना चालू करें, एक्सेल शीट में लें और इस तरह से ग्राफ बनाएं, अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो हमारा डेटा इसी तरह से बनेगा, आएगा इसी शेप में आएगा। और इसको टेस्ट करने के सॉफ्टवेयर से, रिसर्च के माध्यम से हम पता लगा लेते हैं कि हमारा ग्राफ ऐसे बन रहा है कि कैसे बन रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, ठीक है। अगर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं, और अगर डेटा का नेचर, स्वभाव, प्रकृति नॉन पैरामेट्रिक है, मतलब इस तरह से ग्राफ में नहीं फिट हो रहा है, इस तरह से हो रहा है या फिर इधर ज़्यादा ऐसे हो रहा है, तो वो होता है नॉन पैरामेट्रिक। उसके लिए अलग टेस्ट होते हैं। जैसे बुखार हुआ, नॉर्मल बुखार, उसके लिए अलग इंजेक्शन लगता है, दवाई देते हैं। वायरल बुखार, डेंगू वाला बुखार, बुखार में अलग अलग प्रकार होते हैं ना, उसी तरह से डॉक्टर अलग अलग दवा देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर डेटा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसके लिए टेस्ट अलग यूज़ होता है। ये स्लाइड्स आप देख के एग्ज़ाम के पहले देख सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह से हम टेस्ट करते हैं ये,
एक सैंपल मतलब एक पर्सन का, 2 सैंपल मतलब 2 लोगों का, 2 वैरायटी का, 2 वेरिएबल्स होंगे। इस तरह से हम टेस्ट करते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक केस एग्जांपल है कि डू मैनेजर्स हु आर मेन, जो आदमी मैनेजर है, मेल मैनेजर, हैव हायर एवरेज सैलरीज देन मैनेजर दैट आर फीमेल। किसी भी संस्था में जो मैनेजर है कंपनी में, मेल है, उसकी सैलरी ज़्यादा होगी हो सकती है या है फीमेल मैनेजर के कंपैरिजन में। अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है, हम चेक कर लेते हैं, उसको पता चल जाता है हमको। जैसे सोनोग्राफी में पता चल जाता है ना कि लड़का है कि लड़की है, डॉक्टर बताते नहीं, अलग बात है, हमारे देश में मना है, बैन है, बट पता चल जाता है। उसी तरह से डेटा नॉर्मल होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा, हमको पता चल जाता है। और जैसे ही हमको पता चल गया कि डेटा नॉर्मल नहीं है, तो हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में ये वाला टेस्ट यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें हम सीधे जाएंगे, पूछेंगे आपका जेंडर क्या है, आप मेल हैं कि फीमेल है, आपकी सैलरी कितनी है। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मान लीजिए आप लोग मैनेजर हैं XYZ कंपनी के, और मैं आपसे पूछूं कि भाई आपका इनकम कितना है, बताइए सैलरी कितनी है आपकी। फीमेल का मैंने सारा ले लिया, मेल का सारा ले लिया, और उसके बाद स्टैटिस्टिकली चेक किया ये वाले मेथड से, और उसमें पता चल गया कि नहीं, स्टैटिस्टिकली ये गलत एजम्पशन है कि मेल मैनेजर्स की इनकम ज़्यादा नहीं होती है। वो बाई चांस हो गया है कंपनी में, क्योंकि वो पहले से काम कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा टैलेंटेड है वगैरह। तो ये एक एग्जांपल हो गया। और अगर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसमें 2 सैंपल टी टेस्ट यूज़ करेंगे। टी टेस्ट होता है ना, तो उसी में 2 सैंपल टेस्ट में यूज़ करेंगे। और ये सब सॉफ्टवेयर से, SPSS से, बाकी सबसे आसानी से हो जाता है, कोई मैनुअल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत सिंपल है, 1 सेकेंड में हो जाता है। ठीक है, सो दीज आर एग्जाम्पल्स। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है मीन मीडियन मोड से हमेशा। ठीक है, क्या होगा? अगर डेली कंटिन्यू लेना है सर, एक ही दिन आज ही नहीं लेना है सर, भी आ गए हैं आ गए हैं। हाँ, वो भी थोड़ा सा। अच्छा, तो बस 2 मिनट दीजिए बस। हाँ ठीक है सर, ये क्लास चलाना है डेली, आज जितना है उसको बताने के बाद फिर कल से फिर आज एक्चुअली बारिश भी हो गया तो कल ज़्यादा होगा तो बस और रिपीट कर दीजिए। ठीक, 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट, हाँ बस। तो इसमें एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, बहुत ज़्यादा हमको PhD नहीं करनी है इसमें, क्या एग्ज़ाम में आएगा डायरेक्ट उस पर चलता हूँ। ठीक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और उसमें मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होता है। ये क्वेश्चन, एक प्रश्न यहाँ से बन गया कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड बराबर होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं ये। ठीक, देखिए बीच में है, एकदम बीचों बीच में, तो तीनों उसी में आ रहे हैं। और ये इधर स्क्यूनेस, स्क्यूड मतलब एक तरफ झुक गया है, झुकाव ज़्यादा हो गया, डेटा उसी तरफ सारे चले गए हैं। ठीक, ये देखिए, अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे 1 3 4 ये हैं, इसको आप ऐड करेंगे तो 3 1 4 4 8 है ना, 6 4 10 10 10 20 7 27 27 और कितना हुआ, 27 3 30 5 35 35 डिवाइडेड बाई कितने हो गए, नहीं 35 कितना हुआ टोटल, टोटल कितना आ रहा है 1 + 3 + 4 इस से, हाँ 7 × 5 = 35। ठीक है, अपन हिंदी मीडियम वाले हैं, तो 35 भागे 5 डिवाइडेड बाई 5 सॉरी 7, तो एवरेज आ रहा है, उसको कहते हैं मीन 5। मीन मतलब हो गया सिंपल एवरेज किसी भी चीज़ का। मीडियन क्या होता है, नीचे वाला सबसे, मीडियन मतलब होता है बीचों बीच, एकदम बीच की वैल्यू क्या है।
तो बीच में 6 है तो 6 हो गया। और मोड जो होता है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जानते हैं आप कि सबसे ज़्यादा जिसको, हाँ, जो बार बार आता है। इंस्टेंट एग्जाम्पल, अब की बार 400 पार, जिसको जितना ज़्यादा लोग प्रिफर करेंगे, वोट देंगे, पॉलिटिकल साइंस, वही बनेगा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। समझ रहे हैं आप? मोड, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम पीपल ऑफ दिस कंट्री वांट्स, वोटर्स वांट कि आप XYZ पार्टी जीते, कोई भी पार्टी हो सकती है, ठीक, मेजॉरिटी उसको मिले, सो दैट इज़ मोड। ठीक, अब नदी की गहराई मेजरमेंट करना है तो कौन से उसमें जाएंगे? नदी जो होती है ना, रिवर, नदी, उसकी गहराई मेजरमेंट करना है तो एवरेज गहराई लेंगे नदियों की, कि क्या लेंगे उसमें? भाई ये एक नदी है, ठीक है, दिस इज़ अ रिवर, ऐसे, सॉरी, ये एक ऐसे नदी है, यहाँ ऐसे से पानी है। अब यहाँ से हम खड़े हैं और हमको यहाँ जाना है और हमको मेज़र करना है, तो इसमें सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? सबसे बीच में कितना गहरा है? गहराई जो होगी, यहाँ जब शुरू करते हैं तालाब में, नदी में, तो तुरंत थोड़ी गहरा होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। कई बार ऐसा होता है अचानक से ही बहुत गहरा हो, पर हमेशा देखेंगे बीचों बीच में जो है सबसे ज़्यादा गहरा रहता है। तो क्या करेंगे? मोड, मीडियन, मिड वैल्यू, सबसे बीच में। पर ये इसमें भी बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, पर कहने का मतलब ये है मीन एवरेज है, मीडियन एकदम बीच की मिड वैल्यू है, और मोड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। दिस इज़ वेरी सिंपल। ठीक, कहाँ कौन सा यूज़ होगा ये है। ठीक, स्क्यूड मतलब होता है कि डेटा में किसी की एज 35 है, किसी की 55 है, 60 है, तो दोनों में काफ़ी गैप है। शादी करते हैं ना तो 1 साल 2 साल गैप होता है, 3 साल 5 साल, पर जिसकी ज़्यादा गैप होती है एज ग्रुप में, स्क्यूड हो गया है, काफ़ी डिफरेंस हो गया, स्क्यूड। ठीक है, तो इस तरह से ये है। एक मैं थोड़ा सा छूट गया है क्या? हाँ, ये रहता है, ये वाला हमने बात की जो आज। ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव लिए मैंने। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफी में क्या है? एज। दूसरा क्या है? जेंडर। तीसरा क्या है? एजुकेशन लेवल। चौथा सोशियो इकोनॉमिक। ऑल दीज आर वेरिएबल्स। ये चारों प्रभावित करेंगे, किसको प्रभावित करेंगे? सोशल मीडिया प्रेफरेंस को। ये मुझे समझना है, ये मेरा पहला उद्देश्य हुआ। ठीक, ऐसे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये एक रिसर्च का लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, अभी मैंने किया नहीं है, जस्ट आप लोग को सोच के मैंने रखा। इसको और सिंपल कर दिए। कल्चर जो है, कल्चर एंड रीजनल फैक्टर इफेक्ट सोशल मीडिया। कल्चर कैसा है? जैसे दिल्ली में जाइए तो दिल्ली में, बॉम्बे जाइए, बेंगलोर जाइए, बस्तर आइए, हर जगह डिफरेंस होगा ना कल्चर का, लोगों का सोच का, और वो चेंज कर देगा प्रेफरेंस सोशल मीडिया का। जैसे मैं आज के 15 साल पहले दिल्ली में था तो ब्लैकबेरी का फ़ोन चलता था, ज़रूरत नहीं है, लेकिन तो कल्चर ने इम्पैक्ट किया तो ब्लैकबेरी फ़ोन चाहिए, एप्पल का फ़ोन चाहिए। अब आपके सर्कल में अगर सारे एप्पल वाले हैं तो मेंटल प्रेशर पड़ता है ना आपको कि मेरे पास भी वही फ़ोन होना चाहिए। तो दैट इज़ वो थिंग। हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस है ना। मैं परिचय करा दूँ सर लोग का। शायद सब प्लीज सर 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 सर
शायद सर को तो पहचान रहे हैं सर, जो डॉक्टर नीलेश तिवारी सर है, हमारे अध्ययनशाला से है, प्रबंधन अध्ययनशाला में सहायक अध्यापक है सर। और जो आपको अभी शायद रिसर्च का टॉपिक दे रहे हैं सर, जो है ना। और हमारे बीच अभी आए हैं सर, जो है श्री राहुल पटेल सर है, जो क्राइस्ट कॉलेज में सहायक अध्यापक है वाणिज्य का। जो आप लोगों का खास तौर से मैथ्स है, तर्क है, उनको सर जो है तो आज थोड़ा मौसम खराब होने के कारण से में फोन मैसेज छोड़ा कि भी आ गए, ये मौसम खराब होने के कारण पानी से शिकायत कम होगी। और कोशिश करिए मौसम को मौसम को तो हम नहीं बदल सकते, हम अपने समय को ना बदलें। वो तो बरसात और गर्मी आएगी, उनको हम नहीं बदल सकते। ठीक है, बरसात आ गया और हम यहाँ अपनी जो उद्देश्य है वो है उसको पूर्ण करने की समय, क्योंकि आप लोग के समय के ऊपर ही हम लोग उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। आप नहीं ये सब चीज़ अस्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये समय को सलाम देता हूँ, दोनों सर का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सर क्लास के लिए। आप दोनों सर सादर आए। ठीक ठीक, थैंक यू सर। 4 से 5 बजे का आपका रहेगा सर। रिक्वेस्ट है समय का ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय बहुमूल्य है सर। तो 4 से 5 बजे सर मिले सर, और 5 से 6 बजे सर आपका है सर। तो इस टाइम को ध्यान में रखते हुए ठीक ठीक ठीक। अगला क्लास नेक्स्ट में